नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। हम लोगों ने 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी थर्ड डिस्कस करना पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ भी लिया, उसका प्लेलिस्ट बना के अपलोडेड है ना। तो आप लोग उसे जरूर देखिए, और सिलेबस समरी भी मैंने डिस्कस किया, वो भी अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा आपको अगर जरूरत है तो, है ना, समझने के लिए। वैसे आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसमें आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, जो कि किसके अंडर में चला था, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है, एंटी अल्सर एजेंट, एकदम इजी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिस्कशन हमने किया है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ये नोट्स था, मैंने उसमें दिखाया है प्रॉपर, तो आप उसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगे। उसी के आगे हम लोग अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही पढ़ने वाले हैं, ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। ठीक है ब्रदर, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और अपना आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, लगे रहिए, अपने काम करिए। खेत के काम भी इस समय बहुत ज़्यादा होते हैं सभी के भाई, जो भी जिसके भी खेत है, गाँव में है रहने वाले, शहरों में तो कहाँ ही है लोगों के, है ना। तो वो भी बर्डन है, लेकिन कोई ना, सब मैनेज करिए, क्यों, वो भी ज़रूरी है। ओके, तो देखिए क्या है, थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है, अदर एक्स्ट्रा साउंड भी आ सकता है, क्योंकि इस समय खेती बाड़ी चल रहा है, तो ट्रैक्टर वगैरह का, इन सब चीज़ों का। तो देखते हैं टॉपिक क्या है प्रॉपर नोट्स के अकॉर्डिंग। ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, इसमें क्या है, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो इसको समझते हैं एक एक करके। दो टॉपिक है इसमें, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, दोनों अपोजिट स्टेट है कहीं ना कहीं, है ना। ये जनरली आप जानते हैं, बस हमको डिस्कशन करना है। कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन, इसका क्या मीन है भैया? इट इज़ दोज टाइप ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन बाय लूजनिंग स्टूल्स एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन यानी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जो कि हम उपयोग करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। कैसे भैया? लूजनिंग स्टूल्स, स्टूल्स को लूज करके, स्टूल्स यानी कि जो भी लैट्रिन बोलते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे खाने पीने के बाद बचते हैं, और एनस के थ्रू हम बाहर एक्सपेल आउट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, है ना। उनके लूज करके, उनको ढीला करके, या फिर बाउल मूवमेंट को, जैसे बोलते हैं ना पेट में गड़गड़ाहट हो रही है, तो ऐसे इंक्रीज करके बाउल मूवमेंट को ये बाहर निकालते हैं, ये मेडिकेशन होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे प्रॉपर, और मैं नोट इसमें कुछ फोटोज वगैरह ऐड करते जाऊँगा, आप समझने में आसानी होगी। देखिए ये पूरा पोर्सन है GIT का, है ना। ये इसमें जो है ये स्टूल्स वाला मेन पोर्सन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी में धीरे धीरे आते हैं, और यहाँ पे एनएस के पहले रेक्टम आता है, मलाशय, जहाँ पे स्टोर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होता है रेक्टम में, ओके, फिर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। तो यहीं पे कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि स्टूल्स बाहर निकलते नहीं हैं, है ना, बाहर निकलते ही नहीं है, एनएस से दिक्कत होती है। आप प्रेशर आएगा, ऐसी होगी, लेकिन निकलेगा नहीं, तो तमाम दिक्कतें होती हैं, पेट में दर्द होगा, गैसेस बनेंगी, क्योंकि वहाँ पे उसका कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन या फिर सड़न शुरू हो सकता है, या फिर वो और ज़्यादा सूख सकता है, तो वहाँ पे सूखने की वजह से भी अदर जो नसें हैं ये सब रप्चर हो जाएंगी, ब्लीडिंग होने लगेगी, है ना। बोलते हैं कभी कभी आंत को काट के निकालना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब तमाम दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए हमको कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन लेना पड़ता है ना, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली दवाइयाँ लेना पड़ता है। तो वही बात हो रही है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, इस मैटर को समझ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज कंडीशन इन विच अकर्स डिफिकल्टी इन बाउल मूवमेंट एंड स्टूल्स आर नॉट एलिमिनेट एक्सपेल आउट फ्रॉम एनस प्रॉपर्ली। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है, बहुत कठिनाई होती है, डिफिकल्टी इन बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट में कठिनाई होगी, स्टूल्स आर नॉट एलिमिनेट या एक्सपेल आउट फ्रॉम द एनस प्रॉपर्ली। बाउल मूवमेंट होगा नहीं, उसमें कठिनाई होगी कि भाई पेट ही नहीं मूव करेगा, है ना, जैसे बोलते हैं पेट फूल गया, सुना होगा आपने ये सब चीज़ें, है ना। और स्टूल्स जो है आसानी से बाहर निकलेंगे ही नहीं, या अच्छे ढंग से, जैसे हम क्या सुबह शाम जा रहे हैं, एक रूटीन प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन अब हो ही ना, तो दिक्कत है ना, ये बात हो रही है। तो यही है पूरा कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन, जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो लूज करके बाहर निकलने का काम करती हैं। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें बाउल मूवमेंट में दिक्कत होने लगे और स्टूल्स जो है बाहर निकले ही ना, तो इसी को हम कॉन्स्टिपेशन बोल देते हैं, कब्ज। ओके, इसके अब क्लासिफिकेशन, हम लोग कोलॉजी पढ़ें तो उसमें कई चीज़ें यही होती हैं मेनली। आप इंट्रोडक्शन देंगे, क्लासिफिकेशन देंगे, उसका फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूज़, ये सब चीज़ें होती हैं प्रॉपर्ली। ओके, देखिए क्या है मैटर। हाँ, बल्क फार्मिंग स्टूल्स, इसमें 3-4 कैटेगरी में बटे हुए हैं ड्रग्स, अलग अलग एक्शन के अनुसार, अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अनुसार। देखिए इसमें क्या है, बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव, दूसरा है स्टूल सॉफ्टनर, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। एक एक को बात समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव, इसे बड़े पैमाने में ज़्यादा मात्रा में देते हैं, जिससे और ज़्यादा स्टूल्स की मात्रा बढ़ेगी और बाहर निकलेंगे प्रेशर से। डाइटरी फाइबर, इसमें आता है ब्रान फाइबर, हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, ये ना तो एब्जॉर्ब होता है, ना इसमें कुछ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये बस शरीर में जाता है और बाहर निकल जाता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में मदद करता है। ओके, तो फाइबरस फूड, जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि लोगों को पेट और ये सब बीमारियां नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि वो पहले ना भैया पैदावार भी कम होती थी खेती बाड़ी में, और वो ऐसे जौ की रोटी, मक्का, गेहूँ, ये सब ऐसे ही बिना चाले वाले खा लेते थे, तो उसमें फाइबर जो रहता था, वो भूसी जो हम लोग अभी छाट देते हैं, है ना, वेस्ट जो बोल के, वो फाइबरस होता है, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता और नहीं फायदा देता है, बस वो स्टूल्स वगैरह को बाहर निकालने में मदद करता है ना, एक्सपेल आउट करवा देता है। ओके ब्रदर, ये चीज़ें हैं। तो वही डाइटरी फाइबर, जैसे ब्रान, प्लांटेगो, इसबगुला, मेथिल सेलुलोज, ये इसबगुला सफ़ेद सफ़ेद आता है, मेथिल सेलुलोज भी इसका पाउडर आता है, ये सब
मात्रा बढ़ा देते हैं स्टूल्स की, जिसकी वजह से स्टूल्स बाहर निकल जाता है। ब्रान क्या होता है ये अभी हम लोग समझ लेंगे आगे जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। स्टूल सॉफ्टनर क्या है भैया, अब यहाँ सीधे सीधे समझ आ रहा है। स्टूल्स जो वेस्ट मटेरियल लैट्रिन बोल देते हैं, सीधे लैट्रिन वगैरह, और सॉफ्टनर उसको सॉफ्ट करना, मुलायम करना, है ना, इसे बोलते हैं। और टाइटनेस हो गया है तो वो निकल नहीं पाता, सॉफ्टनर। तो उसमें आता है डोकोसेट्स, जिसे DOSS भी बोलते हैं। लिक्विड पैराफिन ये ऑयल होता है, ये भी पिलाया जाता है, जिससे वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और आसानी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ओके, इसमें आता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव का क्या होता है ना, ये ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बाहर निकालने का काम करती हैं, मूवमेंट को बढ़ा के इंटेस्टाइन के, है ना। ये इसमें जब मूवमेंट होगा, जैसे ये इसमें ऐसे ऐसे है, तो इसमें जैसे यहाँ से स्टूल्स है तो ये आगे बढ़ेगा, तो ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ आ गया आप, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रेशराइज होगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये मूवमेंट को बढ़ा देते हैं लैक्सेटिव। ओके, ये सब दवाइयाँ हैं, सेन्ना, कैस्केरा, है ना। फिर इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कंपाउंड पाने की वजह से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल आ जाता है। फिक्स्ड ऑयल क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए, अगर पता है तो, पढ़ा है आपने। फिक्स्ड ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जो इवापोरेट नहीं होते हैं, जैसे पेट्रोल आपने जाना है वो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, वो इवापोरेट होता है। अभी तो गर्मी चल रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। ऑस्मेटिक लैक्सेटिव क्या होता है, ये इसमें आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, लैक्टुलोज, ये सब हैं जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होते हैं, जो वहाँ के और ज़्यादा लिक्विड यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे स्टूल्स में, और स्टूल्स जो है ढीला हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ओके ब्रदर, तो चलिए अब देख लेते हैं एक एक को हम लोग। और हाँ, आप लोग ये वीडियोस अपने क्लासमेट्स वगैरह से भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ आ रही है। चलिए देखते हैं। ऑल ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज नोन एज कॉल्ड लैक्सेटिव और परगेटिव। सभी दवाइयाँ जो यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन के ठीक करने में, उसे लैक्सेटिव भी बोल सकते हैं और परगेटिव भी बोल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मिनिमम डिफरेंस होता है बहुत, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लैक्सेटिव और परगेटिव ये आपने सब सुना भी होगा और इसका जानना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा एक्शन का अलग इफेक्ट हो जाता है। सीरियस कंडीशन कब हमें लैक्सेटिव देना चाहिए, कब परगेटिव देना चाहिए, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ हो जाती है। जैसे लैक्सेटिव क्या है, दे गिव माइल्ड एक्शन एंड फैसिलिटेट द एलिमिनेशन बाय सॉफ्टनिंग बट फॉर्म्ड स्टूल्स। अच्छा, लैक्सेटिव क्या है, ये भी एक्शन देगा लेकिन हल्का एक्शन देगा, किसके तुलना में, परगेटिव की तुलना में। और कैसे एक्शन देता है ये स्टूल्स को मुलायम करके, सॉफ्ट करके बाहर निकालने का काम करता है, स्टूल्स फॉर्म में ही। जैसे क्या होता है, स्टूल्स फॉर्म में बात करें यहाँ पे तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आंत वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पे ये सब स्टूल्स पड़े हुए हैं, इसमें से ऑब्जॉर्ब हो गए हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये लैक्सेटिव जब दी जाएगी तो इसको स्टूल्स फॉर्म में ही, इसको लूज तो करेगा, ढीला भी करेगा, लेकिन इसको लूज करके स्टूल्स फॉर्म में ही बाहर निकालेगा, है ना। यानी कि सेमी सॉलिड बोल सकते हैं आप, सेमी सॉलिड। ओके, ठीक है, ये कैटेगरी होती है। और जो परगेटिव होती है ना भाई, इसमें क्या होता है, दे गिव स्ट्रॉन्गर एक्शन फैसिलिटेट द एलिमिनेशन बाय वाटरी और मोर फ्लूइडी स्टूल्स। परगेटिव क्या होता है, ये भी काम करता है लेकिन स्ट्रॉन्गर काम करता है, मजबूत, ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है किसके कंपेरिजन में, लैक्सेटिव के। और इससे क्या होता है, वाटरी फ्लूइड की तरह स्टूल्स निकलते हैं, बोलते हैं ना लूज मोशन हो रहा है, एकदम मतलब ढीला, लूज मोशन, ढीला एकदम हो रहा है, पतला हो रहा है, से बोल सकते हैं। ये देखिए थोड़ी सी बात ये करने में अजीब लगता है, ये सब लैट्रिन वगैरह थोड़ा सा गंदा शब्द है या फिर अजीब सा जो भी है, लेकिन करना पड़ेगा ना भाई, आप मेडिकल फील्ड में हैं, आपको ये सब चीज़ें जानना पड़ेगा प्रॉपर्ली, क्या कंडीशन है, क्या कैसे है, इलाज भी करना पड़ता है हम लोगों को। कई बार ये सब चीज़ें इंटर्नशिप के दौरान हमने देखा है, ये सब चीज़ें, है ना। ओके, तो काम तो ऐसे चलेगा नहीं, बात तो करना पड़ेगा भाई। मैनी ड्रग्स इन लो डोजेज एक्ट एज लैक्सेटिव एंड इन हाई डोजेज एक्ट एज परगेटिव। बहुत से ड्रग्स हैं जो अगर कम मात्रा में दी जाएगी तो वो लैक्सेटिव की तरह काम करेगी, यानी कि स्टूल्स यानी टाइटनेस बनाए रखेगा, और उसी को ज़्यादा मात्रा में कर देंगे तो परगेटिव की तरह काम करेगा। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा लैक्सेटिव और परगेटिव क्या है। ओके, बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव, अब एक एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेंगे और उसके मोड ऑफ एक्शन वगैरह। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज और आल्सो सिंथेटिक बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव आर फर्स्ट लाइन एजेंट यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट। इट इज़ सेफ कंपेरिजन टू अदर लैक्सेटिव ड्रग्स। अच्छा, ये जो है हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, इसमें सिंथेटिक भी हो सकते हैं, कुछ मतलब बनाया भी जाता है। बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव आर फर्स्ट लाइन एजेंट यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट। अच्छा, बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव ऐसे है ना भैया कि इनको सबसे पहले डॉक्टर यही देता है कि भैया आप ये पहले यूज़ करिए, ब्रांड, साइलम, प्लांटेगो, इसबुला, ये आपने अभी देखा था यहाँ पे, है ना, ये चीज़ें हैं, मेथिसेलोज, ये सबसे पहले डॉक्टर प्रेफर करता है क्योंकि ये सेफ होता है। नेचुरल चीज़ें आपको भी पता है कि वो सेफ होती हैं, है ना। इट इज सेफ कंपेरिजन टू अदर लैक्सेटिव ड्रग्स, और ये सुरक्षित है भैया। तो इंडिविजुअल कैन टेक बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव एवरी डे। जो भी व्यक्ति पीड़ित है कॉन्स्टिपेशन से, वो हर एक दिन, रोजाना ये सब दवाई ले सकता है बल्क फार्मिंग लैक्सेटिव, क्योंकि ये नुकसानदायक नहीं होती, नेचुरल होती हैं। जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। बल्क फार्मिंग एजेंट लाइक ब्रान इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट, राई, ओट
आउटर कवर। अच्छा, ब्रान क्या होता है? ये आप जैसे चोकर देखते होंगे ना आप लोग, गायों को, भैंसों को, मतलब पशुओं को खिलाने के लिए चोकर आता है। वो क्या होता है? एक तरीके से जो भी गेहूँ वगैरह होते हैं उसी के आउटर पोर्शन होते हैं। गेहूँ, जौ, जई, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मक्के का भी हो सकता है उसमें हो, तो उनका पोर्शन होता है कहीं ना कहीं। ऐसे जैसे मान लीजिए अगर ये पोर्शन, अगर इस टाइप से कुछ बनाते हैं हम लोग गेहूं का शेप, है ना, तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इसी को निकाला जाता है। ऐसे जौ अगर पोर्शन है, जौ का कुछ इस टाइप का शेप होता है, जई भी बोलते हैं जिसे, है ना, तो इसका आउटर पोर्शन निकाला जाता है जो थोड़ा सा रूखा रूखा सा होता है, उसे फाइबरस, वो फाइबरस होते हैं, तो उन्हीं से बनता है ब्रान। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट, राई, ओट, आउटर कवर, इसके आउटर कवर छिलके का बनता है। दे आर नॉट डाइजेस्टेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, ये डाइजेस्ट भी नहीं होते और ना ही एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे ब्लड में भी नहीं घुलेंगे। व्हेन इट स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब हम इसे निगलते हैं पानी के साथ, देन इट फॉर्म विस्कस जेल, और ये तब गाढ़ा हो जाता है। जैसे कोई भी फाइबरस चीज़ है वो सोखेगा बहुत तेजी से, पानी वगैरह को, भूसी में आप देखते हैं ना, पानी डाल दोगे वो सोख लेगा तुरंत, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो विस्कस जेल बना देते हैं, सोख के एकदम गाढ़ा, एकदम जेल की तरह हो जाएंगे। जेली टॉफ़ी वगैरह आपने देखा होगा, टॉफ़ी। दस सॉफ्टनिंग द फिकल मास एंड इंक्रीज इट्स बल्कनेस, और इसके वजह से जो फिकस है, जो स्टूल्स हैं, उसकी मास बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, और उसका सॉफ्टनिंग भी हो जाएगा, वो मुलायम भी हो जाएगा। और जैसे ज़्यादा बोल रहे हैं, अभी वो कहेंगे कि जितना है उतना ही निकल रहा है, जितना है उतना ही नहीं निकल रहा है, तो फिर और क्यों बढ़ा रहे हैं मात्रा? हाँ, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती हैं प्रेशर की वजह से, अब जैसे ज़्यादा हो गया तो प्रेशर पड़ेगा तो बाहर पुल आउट होगा। ओके, क्योंकि आप किसी घर में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं कोई चीज़, तो वो किधर से, उसमें से अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो किधर से निकलने के चांसेस रहेंगे? जिधर दरवाजा रहेगा। ओके, इट्स क्लियर। हाँ, तो जब भी इसमें एनस में भी बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा भी बनने लगेगा तो क्या होगा? जिधर दरवाजा, दरवाजा किधर है? एनस की तरफ है, तो वहाँ से निकल जाएंगी चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ें होंगी यहाँ पे। और एक दो स्टेप लिखा है उसी को, जैसे कि लिखा है इनलार्ज फीकल वॉल्यूम स्ट्रेच द इंटेस्टाइन वाल। देखिए, ज़्यादा मात्रा में जब फीकस वॉल्यूम हो जाएगा, स्टूल्स हो जाएंगे, तो वो इंटेस्टाइनल वाल, हाथ की जो दीवार है वो खिंचाव आएगा, उसमें खिंचाव आएगा। ये है ना चीज़ें यहाँ पे, इसमें खिंचाव आएगा। ओके, देन स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने लगेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इस तरीके से ऐसे फूलेगा, पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा, आगे बढ़ते जाएगा चीज़ें। 10 फीकल आर एक्सपेल एलिमिनेट, और तब बाहर निकल जाएंगे फीकल्स। ओके, ये भी लिखा है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए भाई, इट इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इनकी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ता है। ठीक है भैया। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? ओरली एडमिनिस्टर्ड, नॉट एब्जॉर्बेबल, एलिमिनेट थ्रू एनस एंड फीकस। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक यही है इनका, ओरली एडमिनिस्टर्ड देते हैं, यानी कि हम मुख्य रास्ते इसको ले सकते हैं, जो भी बल्क फार्मिंग ड्रग्स हैं। नॉट एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्ब होंगे नहीं। एलिमिनेट थ्रू एनस एंड फीकस, और ये बाहर शरीर से निकल जाएंगे फीकस के थ्रू, है ना, फीकस में ही स्टूल्स की सहायता से ही बाहर निकल जाते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है इनका? इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट, इट इज़ यूज्ड इन द डायरिया ट्रीटिंग विद लेस वाटर, इट इज़ यूज्ड इन मेंटेनिंग कंट्रोलिंग वेट गेन। अच्छा, ये वेट गेन भी करने से रोकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर डाइजेस्ट होंगी चीज़ें, और इससे आप खाएंगे, आपका पेट तो भर भी जाएगा और आपको थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन भी मिलेगी, नहीं तो आप ये बाहर निकल जाएगा आपकी, क्योंकि आपके पास शरीर में आपको क्या होता है, भूख लगती है, आपको महसूस होता है, आप खाना शुरू कर देते हैं, और जब आपके पेट में चला जाए कुछ, भले एक बार हो चाहे ना हो, है ना, तो आपकी शरीर क्या करेगी? आपने जो भी स्टोर किया रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह, फ्रक्टोज, ये सब चीज़ें तोड़ के अपना यूज़ कर लेगा, तो आपकी क्या होगी? जो पहले से स्टोर एनर्जी है वही खर्च होगी, वही न्यूट्रिशन खर्च होगा, और आपको फील भी नहीं होगा कि भूख लगा है। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें होती हैं, ये मेंटेन करता है वेट को। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है भैया? इसके हो सकता है एडवर्स इफेक्ट क्रैम्पिंग हो, पेट में थोड़ा सा मरोड़ वगैरह, डिजीनेस, चक्कर को आने जैसा हो सकता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड, पानी वगैरह की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में सोख लेते हैं, है ना। डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो जाए, ब्लोटिंग, पेट फूलना हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जब फूलेंगे, ज़्यादा मात्रा होगी तो पेट भी थोड़ा सा फूल सकता है ना। ओके, अब अगली ड्रग देख लेते हैं यहीं पे, स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर क्या है भैया? इसमें इसका सीधे सीधे समझ रहे हैं आप, इट इज़ दोज टाइप मेडिकेशन विच आर यूज टू सॉफ्टनिंग द स्टूल्स विच आर नॉट एलिमिनेटेड इजिली फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्टूल्स को सॉफ्ट करती हैं, जो आसानी से इंटेस्टाइन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्टूल सॉफ्टनर ड्रग डेकुसेट। अच्छा, इसमें डोकुसेट दवाई है जो, ये क्या करता है? एनायनिक सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? आपने पढ़ा भी, मैं बता भी देता हूँ। सर्फेक्टेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को, या फिर सॉरी सरफेस टेंशन को कम करते हैं। जैसे कि दो चीज़ें हैं, जहाँ पे मान लीजिए ये ऑयली चीज़ें हैं, ऑयल, यहाँ पे वाटरी है। ओके, वाटरी, तो ये आपस में आपको वही बताया कि मिक्सअप नहीं होते हैं, इनकी सरफेस टेंशन होती है। ये अपना सरफेस टेंशन बना के बोला कि नहीं भाई, तुम्हारी ये बोल रहा है भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये बोला तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है, मैं आप अकेले खुश हूँ, मेरी कम्युनिटी अलग ही, जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह चल ही रहा है सब, रोज़ का बवाल जान ही रहे हो आप लोग, है ना।
उसी में कुछ लोग हैं। सर्फेक्टेंट कोई नहीं है। सर्फेक्टेंट का क्या काम होता है, ये सरफेस टेंशन कम करके, तनाव को कम करके आपस में दोनों को घोल देता है, मिला देता है। ऐसा कुछ नहीं है सोसाइटी में, बहुत रेयरली है, कोई लाख में एक आध लोग हैं मिला दें, नहीं तो सब लगे रहो तुम लोग आपस में, है ना। तो ये सर्फेक्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, यही देखिए, ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन रिड्यूस ऑफ ऑयल वाटर इन स्टूल्स रीजन। सरफेस टेंशन जो है इसकी वजह से कम हो जाती है, सर्फेक्टेंट की वजह से ऑयल और वाटर आप स्टूल्स रीजन में ज़्यादा मात्रा में घुल जाते हैं, है ना। जब पानी और तेल ये सब घुल जाएंगे तो स्टूल्स, जाहिर सी बात है, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। वाटर की वजह से लूज हो जाएगा और ऑयल की वजह से सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, देन वाटर एंड लिपिड फैट्स इंटर इन द स्टूल्स, और ये इंटर करते हैं, देन बिकम स्टूल्स आर सॉफ्टन इट सेल्फ इन द नेचुरल डिफेक्शन बॉबल मूवमेंट, दस स्टूल्स आर एलिमिनेट। और जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो आसानी से वो बाहर निकल जाते हैं, वही बात बोल रहे हैं। ओके, स्टूल्स लैक्सेटिव, सॉरी स्टिमुलेट लैक्सेटिव, है ना। अब जो लैक्सेटिव है जो स्टिमुलेट करें बाहर की तरफ, चलो भाई चलो, चलिए ना, समझिए बात को, बाहर निकलिए, उनको बाहर निकालने का काम करिए, है ना। ओके, तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव आर आल्सो नोन एज कैथेटिक्स या परगेटिव, इनको कैथेटिक या परगेटिव भी बोलते हैं। विच इंड्यूस बाउल मूवमेंट, ये बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं। रिड्यूस मतलब घटाना, इंड्यूस मतलब बढ़ाना। ओके, ये देखिए, ये टॉपिक एक पेज में खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म करते हैं पूरी टॉपिक को हम लोग इसी में। जो डायरिया का भी है, डायरिया का भी 3 पेज है, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। स्टिमुलेट परगेटिव लाइक सेन्ना, सेन्ना होता है, सनई होता है इसका नाम, जनरली गांव में भी बोलते हैं। डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग द इंट्रिक नर्वस सिस्टम क्लोनिक इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड सिक्रीशन, ये स्टिमुलेट करते हैं इंट्रिक नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे फैला होता है आंत में, जो मस्कैनिक रिसेप्टर होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आंत में होते हैं, मस्कैनिक रिसेप्टर जो मूवमेंट को बढ़ा देता है। ओके, तो ये चीज़ें फ्लूइड सिक्रेशन ये सब बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से देन द स्टूल्स आर एक्सपेल आउट, और यहाँ पे एक्सपेल जो है बाहर निकल, सॉरी स्टूल्स बाहर निकल जाते हैं। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी यहीं पे होता है, जिसमें आपने यहाँ पे देखा था एग्जांपल, है ना। ये सब सोडियम, पोटेशियम टार्टरेट, लैक्टोलोज, है ना, ऑस्मोटिक, जो पानी को सोख ले, ये सब काम करे। देखिए यहाँ पे क्या है मैटर, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव आर सॉल्युबल बट नॉट एब्जॉर्बेबल कंपाउंड दैट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड स्टूल लिक्विडिफाई। अच्छा, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं लेकिन एब्जॉर्बेबल नहीं होते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है, लिक्विडिफाई रूप में स्टूल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लैक्सेट जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है ये सॉल्युबल तो होते हैं, घुल जाते हैं जाके, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं हमारे शरीर में, और इसकी वजह से स्टूल्स की मात्रा जो स्टूल्स की मात्रा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो और वो बाहर निकल जाती है। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहीं पे है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव ड्रग, मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टोलोज, ये सब दवाइयाँ हैं। लैक्टोलोज बहुत मतलब आसानी से बिकता है, ये आप बहुत हेल्पफुल भी होता है लैक्टोलोज, है ना। मीठा सा सिरप टाइप का आता है, आप लोग हो सकता है घर पे कभी यूज भी हुआ हो, देखिएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, दवाइयों के नामों देखा करिए। अब ऑस्मोटिक एक्शन रिटेन्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, और ऑस्मोटिक एक्शन देखने को मिलता है। ऑस्मोटिक वही एक तरफ से दूसरी तरफ जो भी फ्लूइड है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो यहाँ पे स्टूल्स में ट्रांसफर होते हैं, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में। ल्यूमेन क्या बोला है, ये जो अंदर की वाल होती है, अंदर तरीके से उसे ल्यूमेन बोल देता है। दस मेक इट प्रोपल्जन मूवमेंट ईजी, और इसकी वजह से मूवमेंट वगैरह ईजी हो जाती है। स्टूल्स आर इजीली एलिमिनेटेड, और स्टूल्स जो है बाहर निकल जाते हैं आसानी से भैया। तो ये मैटर है पूरा, है ना। तो आपने ये कवर किया कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन। अब देख लेते हैं यहीं पे 2 पेज का है मैटर, डायरियल मेडिकेशन और एंटी डायरियल ड्रग। चाहे तो आप डायरियल मेडिकेशन बोलिए या फिर एंटी डायरियल ड्रग, उसी को कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन बोलिए या फिर एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग बोल दीजिए, तो बात एक ही है ना। डिफिनेशन क्या है, दो टाइप ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट डायरियल कंडीशन इज नोन एज एंटी डायरियल ड्रग। आसानी से ये लाइनें आप जानते हैं, जनरल सी बात है, ऐसी दवाइयाँ जो डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज हो उसे एंटी डायरियल ड्रग बोल देते हैं, बात खत्म, है ना। डायरिया क्या है ये समझिए बात को। डायरिया इज अ कंडीशन इन विच लूज वाटरी स्टूल्स दैट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली स्टूल्स एलिमिनेटिंग कंपेरिजन टू नॉर्मल रूटीन। डायरिया जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें लूज, एकदम ढीला, है ना, वाटरी पानी की तरह स्टूल्स जो है बाहर निकलेंगी बहुत मोर फ्रिक्वेंटली, जिससे ज़्यादा बार, है ना। वैसे तो नॉर्मली रूटीन हमारे लिए 2 बार है, किसी का 1 ही बार होता है, कंपेरिजन टू नॉर्मल रूटीन। किसी का 1 ही बार रूटीन है, किसी का 2 बार रूटीन है। तो उसके तुलना में जब स्टूल्स जो है ढीला ढाला, लूज मतलब वही 1 बार है या फिर 2 बार है किसी का, अब उसके कंपेरिजन में 5 बार हो जाए, 5 बार 6 बार, है ना। तो लूज भी हो और वाटरी हो, मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा पानी का हो, फ्लूइड हो, पानी जैसा बोलते हैं ना, पानी जैसा हो रहा है भैया, डॉक्टर साहब ऐसे लोग बोलते हैं, तो इसी को डायरिया कंडीशन बोल देते हैं। ओके, अब काज इसके क्या है, क्यों होता है ये, तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड जैसे बोलते हैं ना, प्रदूषित खाना खाने से, ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने की वजह से, पानी में अगर वायरस वगैरह कीटाणु हैं, ये सब चीज़ें, पुअर हाइजीन स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने की वजह से ये काजेज हैं डायरिया होने के। ओके, सिम्टम्स क्या हैं, लूज मोशन, बेली क्रैम्प, स्वेलिंग, ब्लोटिंग। लूज मोशन समझ रहे हैं आप, लूज मोशन, लूज मतलब ढीला, मोशन मतलब मूवमेंट होना, निकले जा रहा है खैर, बेली क्रैम्प्स, पेट में दर्द होगा मरोड़ के साथ, स्वेलिंग, ब्लोटिंग, सूजन हो सकता है, पेट फूलना जैसा हो सकता है,
नाउजिया, मिचली आना, अर्जेंट नीड टू गो टू द बाथरूम, और ऐसा बार बार लक्षण आ सकता है कि हमें बार बार बाथरूम जाना पड़े, गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगे, ये सब चीज़ें। यहीं पे है ब्लडी स्टूल्स, हो सकता है कि स्टूल्स में ब्लड भी आने लगे, खून आने लगे, जिससे उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइसेंट्री बोल देते हैं, पेचिस जिसे बोलते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है भाई। तो ये मैटर है पूरा, थोड़ा सा डायरिया का इंट्रोडक्शन था। अब देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को हम लोग, जो भी चीज़ें जी। देखिए इसमें क्या है, दो कैटेगरी का मेनली ड्रग है, एक है नॉन एंटी माइक्रोबियल और एक है एंटी माइक्रोबियल। कहेंगे कि एंटी माइक्रोबियल और नॉन एंटी माइक्रोबियल कहाँ से आ गया है। अभी अपनी काजेज में देखा ना, कुछ जो है बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से हो रहा है, और कुछ जो है ऐसे खाना पीना की वजह से हो जा रहा है, या फिर रूटीन नहीं अच्छे से होने की वजह से हो रहा है, ठीक है, डायरिया। तो इसमें से देखिए अब क्या मैटर है, एंटी माइक्रोबियल में इसमें आते हैं 3 कैटेगरी की। एंटी मोटिलिटी एजेंट, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट होना, तो जो हमारे पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, गड़गड़ कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, गुड़गुड़ा रहा है, ये सब मतलब हम जानते हैं जनरली, कभी ना कभी हम सब ने डायरिया वगैरह की कंडीशन फेस किया है ना। तो मोटिलिटी को ही रोक देगा, जब गुड़गुड़ाहट होगी नहीं तो प्रेशर बनेगा ही नहीं, तो बार बार डायरिया जैसी कंडीशन आएगी नहीं, हमें बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। एब्जॉर्बेंट दे सकते हैं, जो सोख ले, जो वाटरी पानी के जैसा जो स्टूल्स आ रहा है, फीकस आ रहा है, उसको सोख के टाइट कर दे, तो बार बार जाना नहीं पड़ेगा भाई, है ना। ओके, एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट, स्पाज्मोडिक का मतलब वही है मरोड़ के साथ दर्द होना, तो ऐसी दवाई भी देंगे हम जो मरोड़ को ठीक करे। तो देखिए इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, इसमें एंटी मोटिलिटी में मॉर्फिन है, कोडीन है, लोप्रामाइड है। लोप्रामाइड 1-2 रुपये टैबलेट मिलता है, बहुत वर्क करता है भाई। बिस्मथ सबसाइल सैलिसाइलेट। अच्छा, लोप्रामाइड की एक साइड इफेक्ट भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को लूज मोशन हो रहा है तुरंत दे देंगे ना, तो ये दिक्कत हो सकता है कि उसे जब मोटिलिटी रुकेगी तो आंत वगैरह फंस सकती है अचानक से, ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब हो सकती है। एब्जॉर्बेंट क्या है, पेक्टिन है, काउलिन है, चाक है, चारकोल है, मेथिल सेलुलोज है। अच्छा, ये सब एब्जॉर्बेंट में आते हैं। ये जो स्टूल्स है पानी जैसे मतलब हो रहा है बार बार, तो वो उसको सोख के थोड़ी सी उसकी मात्रा गाढ़ा कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप सुखा देते हैं, सीधे सीधे कंसनट्रेटेड कर देते हैं, है ना। ओके, लिक्विफाई है उसे सेमी सॉलिड कर देंगे, सॉलिड नहीं करेंगे भाई, सॉलिड कर देंगे तब तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सेमी सॉलिड करेंगे। ओके, एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट क्या है, डाइसाइक्लोमिन है, मेवेरिन है, और प्रोपेनाथैलिन है, ये सब चीज़ें आती हैं एंटी स्पाज्मोडिक में। डाइसाइक्लोमिन आसानी से आपने देखा होगा, ये पेट दर्द के लिए दिया जाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है भाई, इसमें जनरली बहुत ज़्यादा देखने को हमको मिलता है, धड़ल्ले से एकदम दिया जाता है, छोटा बच्चा हो बड़े हो, मेट्रोनडाजोल, है ना। ये एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी कि वायरल में तो काम नहीं करता, लेकिन मेनली एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल कुछ भी वो देते ही हैं लोग। इरिथ्रोमाइसिन दे देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, नार्फ्लॉक्सासिन ये भी देते हैं। नार्फ्लॉक्सासिन TZ नाम से आता है, बहुत अच्छी दवाई है, आपको लूज मोशन में प्रेस्क्राइब किया जाता है या फिर दिया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब इसमें एक एक के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। नॉन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दोस टाइप ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट डाइजेस्टिव कंडीशन विदाउट अफेक्टिंग माइक्रोब्स इन इंटेस्टाइन। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स को बिना प्रभावित किए हुए ही ठीक कर सकते हैं डायरिया को, यानी कि बार बार जो लूज मोशन हो रहा है उसे ठीक कर सकते हैं। ओके, यानी कि माइक्रोब्स का इनका कोई लेना देना नहीं। अब माइक्रोब्स का लेना देने का क्या सेंस है, आपको ये भी पता होगा कि आंत में कुछ फायदेमंद बेनिफिशियल बैक्टीरियाज वगैरह भी पाई जाती हैं, तो वही बोल रहा है कि इसका माइक्रोब्स वगैरह से कोई रोल नहीं होता, है ना। ओके, देखिए इसमें क्या है, एंटी मोटिलिटी एजेंट। तो एंटी मोटिलिटी एजेंट आर डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इंटेस्टाइन कंट्रैक्शन। अच्छा, एंटी मोटिलिटी एजेंट ऐसी दवाई होती है जो इंटेस्टाइन की कंट्रैक्शन, सिकुड़न की जो कैपेसिटी क्षमता उसको कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है ना। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है भैया, एंटी मोटिलिटी ड्रग लाइक मॉर्फिन, कोडीन एक्सेट्रा। एंटी मोटिलिटी ड्रग जो है ये मॉर्फिन है, कोडीन है, ये सब है। इट बाइंड्स विद मस्कैनिक रिसेप्टर। मस्कैनिक रिसेप्टर मैंने बताया था आपको, जो इसमें पाए जाते हैं आंत में, कॉन्स्टिपेशन वाले में हमने बताया था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर है, तो इस पाए जाते हैं। तो ये जो है कंट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं, सिकुड़न आंत में, तो उन्हीं को क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है, मॉर्फिन है, कोडीन है, उनसे बाइंड कर जाते हैं। दस डिक्रीज द इंटेस्टाइन प्रोपल्सिव एक्टिविटी, यानी मूवमेंट जो है कम हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होना बंद हो जाता है भैया, डायरिया के लक्षण आने बंद हो जाते हैं। एब्जॉर्बेंट क्या है, इट एब्जॉर्ब द फ्लूइड टू वाटरी स्टूल्स। अच्छा, एब्जॉर्बेंट जो है ये वाटरी स्टूल्स के फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देख लेते हैं, एब्जॉर्बेंट ड्रग जैसे पेक्टिन है, काउलिन है, चाक आप देखें जो वही हाँ लिखते हैं, लेकिन ये अलग होता है थोड़ा सा, मतलब वही फार्मूलेशन वगैरह सब है, लेकिन थोड़ा सा हाइजीन वगैरह का सब ध्यान रखेंगे। अब लिखने वाला चाक तो भैया कैसे भी बना दो, गंदे हाथ से भी बना दो, कोई बात नहीं, चल सकता है, ये सब प्रॉपर मेडिकेशन के तौर पर यूज होता है, तो इसे बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कितनी मात्रा में बनाना है, क्या कैसे है, इसमें कुछ और एडिटिव मिलाना है नहीं मिलाना है, ये सब चीज़ें। रिच इन इंटेस्टाइन, ये सब आंत में पहुँचती हैं। इट सोक्ड एब्जॉर्ब द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन स्टूल्स। अच्छा, ये जो है फ्लूइड जो भी पानी ज़्यादा बढ़ गया जो स्टूल्स में, उसको सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना, या फिर सोक्ड भी बोल सकते हैं, या फिर एब्जॉर्ब बोल सकते हैं। दस रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स एलिमिनेशन, और उसकी वजह से जो बार बार जाने की टेंडेंसी आ रही है, संभावना बन रही है एलिमिनेशन, मतलब स्टूल्स को बाहर निकलने की, कम हो जाएगी।
है ना। अब बंद नहीं कर देना है भाई, अगर बंद कर दोगे तब तो फिर आंत में इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, फिर दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, उसको कम कर देना है, नॉर्मल हो जाए, जो 1-2 बार हमें जाना पड़ता था बस उतना ही जाना पड़े। ओके। एंटीस्पाज्मोडिक एजेंट, एंटीस्पाज्मोडिक एजेंट आर हेल्प इन रिड्यूसिंग स्पाज्म इन द गट। अच्छा, एंटीस्पाज्मोडिक एजेंट ऐसे हैं जो हमारे आंत में, गट्स में, इसमें मरोड़ को कम कर देते हैं, है ना। जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप कहेंगे मरोड़ को कम ही करना है, एकदम से रोक नहीं देना है, नहीं तो स्टूल से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी समझनी है बातों को हमें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग लाइक डाइसाइक्लोमीन आता है ड्रग्स, इट बाइंड विद द मस्कैनिक रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज इट। अच्छा, ये भी मस्कैनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसे एंटागोनाइज कर देता है। एंटागोनाइज मतलब उसको अपना काम करने ही नहीं देगा। रिड्यूस द जीआई मोटिलिटी बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स। अच्छा, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी मूवमेंट है उसको कम कर देगा, और जो है वहाँ पे अब लूज मोशन वाली कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, है ना। बार बार गुड़गुड़ाहट वगैरह ये सब रुक जाएगी, तो और दर्द भी रुक जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर डायरियल ट्रीटमेंट। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल, दोज टाइप ड्रग्स विच आर पोसेस द ग्रोथ और किल द बैक्टीरिया विच काज ड्यू टू अकर्स डायरिया। अच्छा, जो भी बैक्टीरिया हैं, या बैक्टीरिया ही वायरस को आप मार नहीं सकती, तो आप भी जानते हो, है ना। तो बैक्टीरिया को या तो उसके ग्रोथ को रोक देंगे या फिर उसको किल कर देंगे, जो डायरिया जिसकी वजह से हो रहा है ना। तो ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, माइक्रोब्स लाइक ई कोलाई है, साल्मोनेला, साल्मोनेला क्या है वो टाइफाइड वाला ही, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, आंत इफेक्टेड होता है टाइफाइड में, कॉम्फिलोबैक्टर, ये सब जो है इनके वजह से डायरिया कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे डायरेक्ट हमने मैकेनिज्म दिखाया कि ये बैक्टीरिया क्या काम करती है। तो काज इंटरिक इन्फ्लेमेशन अल्सर, इनकी वजह से पेट में सूजन हो सकता है, हाथ में सूजन हो सकता है, और अल्सर भी, घाव भी हो सकता है। द रिजल्ट डायरियल कंडीशन, और उसकी वजह से डायरिया कंडीशन हो सकता है इन बैक्टीरिया की वजह से। और हम जब दवाई देते हैं, जैसे कि नारफ्लॉक्सासिन, अभी बोला था हमने, नारफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, तो जब देते हैं, खाते हैं ना हम लोग, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, किल कर दिए। तो ये जो सेकंड स्टेप है इंटरिक इन्फ्लेमेशन, यानी आंत में सूजन, अल्सर, ये सब होगा ही नहीं, और ये नहीं होगा तो फिर डायरिया की कंडीशन नहीं आएगी, है ना। डायरिया की कंडीशन नहीं आएगी, सॉरी ये दिखा नहीं आपको। तो ये चीज़ें हैं, तो हम दिए यहाँ पे, इनका काम ही हो गया इसने। तो ये सब चीज़ें यूजेज आप कॉमनली यही लिखेंगे, डायरिया कंडीशन में यूज़ होगा, है ना, डायसेंट्री में यूज़ होगा। तो ठीक है, ये सब चीज़ आपने, ये दोनों टॉपिक आपने कवर किया भैया प्रॉपर्ली, एकदम बढ़िया से हमने समझा, और मैंने समझाने की कोशिश की, और समझ भी आपको आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अपना ध्यान रखिए आप लोग, और पढ़ते रहिए एकदम, और काम जो है घर का वो भी निपटा दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, तो ये चीज़ें हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड सप्रेसेंट, है ना। एपेटाइट मतलब होता है भूख, स्टिमुलेंट मतलब बढ़ाना, और सप्रेसेंट मतलब रोक देना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आप